वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, देखा गया है कि कल परसों के अंदर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर दो बड़ी बैठकें हुई, एक एनडीए की और एक विपक्ष की, जिसका विपक्ष का जो नाम निकल के आया वो इंडिया नाम निकल के आया। किस तरीके से देखते हैं दोनों बैठकों को आप? देखिए, हमारी बैठक पहले से प्रस्तावित थी। पहले 12 जुलाई को शिमला में होनी थी, तो मौसम ख़राब था तो बंगलौर में तय हो गई। तो उसी दिन ही मीटिंग करना एनडीए के लिए, ये उनके ऊंचेपन को दर्शाता। आप किसी और दिन कर लेते, मीडिया खरीद रखी है, तो निश्चित बात है कि हमारा जो था विपक्ष का कार्यक्रम कम दिखाया गया और उनका ज़्यादा दिखाया गया, ज़्यादा हाईलाइट किए गए। तो ये ऊंचेपन की जो राजनीति देश में चल रही है 9 सालों से, इसी के खिलाफ एक ये मोर्चा बना है। और ये मोर्चा बनना इसलिए ज़रूरी है कि देश में ऊपर लेवल पर, हवाई लेवल पर दिखाने के लिए टेलीविज़न, अखबार खरीद रखे हैं, लेकिन धरातल पर गरीबी बढ़ती जा रही है। अभी एक सर्वेक्षण आया है कि 23 करोड़ आदमी आज भी हिंदुस्तान में भूखा सोता है। ये बहुत शर्म की बात है। आज भी 80 करोड़ को गल्ला देने का मतलब होता है कि हम गरीब हैं। हम गल्ला किसको देते हैं? गांव वाले के भाई गरीब आदमी गल्ला दे दो, तो उसको गल्ला नमक तेल दे के उसका जीवन यापन कर रहे हैं। नौकरियां नहीं हैं, बड़े उद्योग लगाएं, ऐसे काम जिससे वो लोग सम्मान से जिएँ। अब 80 करोड़ आदमी जो गल्ला मिलेगा सरकारी होगा, उनकी मानसिकताएँ विक्षिप्त होंगी। और वो चाहते भी यही हैं कि मानसिकता को विक्षिप्त करके हम उन गरीबों का वोट लेते रहें, वो थोड़े लालच में। ये उनकी एक प्लानिंग है। वरना आप देखें, ऊपर लेवल कोई बड़ा काम नहीं हुआ, देश में बड़ा उद्योग लगा नहीं है, कहीं पर रोज़गार निकला नहीं है, पूरे देश में क्राइम रेट बढ़ गया है, फसल किसानों की जो कीमत है वो नहीं मिलती है। पूरे देश में अब की जो बाढ़ आई है नॉर्थ इंडिया में, तब पता चला कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहाँ ज़्यादातर उनका शासन है, बर्बादी की, तबाही की आलम है। तो कहीं कुछ बेहतर हुआ नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि कोई इनके खिलाफ बोलता है तो भारत विरोधी है वो। ये उनका एक नारा लग गया कि जो इनके खिलाफ बोलेगा भारत विरोधी है। क्या वो भारत है? तब उसका नाम इंडिया तो नाम इसलिए हो गया कि उसका नाम है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इसकी हिंदी होती है कि भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हम सभी को, इंक्लूसिव मतलब जोड़कर, मिलाकर साथ चलें। हर गरीब को, अमीर को, हर जात बिरादरी को साथ मिलाकर चलें, इंक्लूसिव अलायंस। तो हमारे दल का जो ये उद्देश्य, हमारे जो इंडिया बना है, सारे देश के गरीबों को, सब लोगों को साथ लेके चलना। और एक बड़ा नेतृत्व हमारे यहाँ होगा। वहाँ केवल सिंगल हैंडेड मामला है। हमारे यहाँ जब ये सरकार बनेगी तो देश के 10 नेता बड़े चलाएंगे इस सरकार को। तो निश्चित मानिए, जब 10 नेता चलाएंगे तो निश्चित मानिए बेहतर शासन होगा, बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन देखा गया है कि इंडिया नाम रखने के बाद पूरे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, और दिल्ली में आज एक इंडिया नाम पर, जो विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है, उस पर FIR भी दर्ज हो गई है। किस तरीके से? अब आदमी कितने नाम भारत सिंह हमारे यहाँ हैं, तो जिनके नाम भारत सिंह हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर देंगे आप? कोई संस्था है, भारत नाम से चल रही है, तो भारत अगर कोई संस्था है, भारत किसी का नाम है, तो आपत्ति नहीं है, तो इंडिया में क्या आपत्ति है? इससे परेशान क्यों हो गए वो? इंडिया केवल उनका है क्या भाई? इंडिया केवल उनका है क्या? उनका तो नहीं है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अर्थ दो निकलते हैं। जैसे कोई शब्द बहुत से होते हैं, तो PM, CM। अब PM के कई मतलब होते हैं, आप समझ सकते हैं PM हुआ कि नहीं हुआ, और PM वो हैं। तो इन बातों से अगर इंडिया निकल आया, हमारे जो शब्द दिए गए थे, और अच्छे शब्द हैं, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव फ्रंट ऑफ अलायंस, तो इंडिया बन गया। उसमें तो क्या आपत्ति भाई है? ये तो बहुत ही ऊंचे पर की बात है। इंडिया अगर बन गया तो उन्हें क्या दिक्कत है? काम पर वोट मिलेगा। हमारे विपक्ष ने अगर संघर्ष किया है देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो वोट देगा आदमी। केवल इंडिया नाम से वोट थोड़ी दे देगा। इंडिया नाम मिल जाने से ही उन्हें तकलीफ शुरू हो गई। अच्छा, जहाँ देखा जा रहा है कि जो विपक्ष एक तरफ एकजुट हुआ है, लेकिन दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ गुजरता है, तो क्या लगता है कि यूपी में कितना बदलाव आएगा कि इंडिया नाम रखने के बाद इंडिया का वोट मिलेगा इंडिया को? नहीं, बिल्कुल। इसलिए ऐसा यूपी में सबसे, अगर देखा जाए, आप चले जाइए, अभी इटावा चले जाइए, सड़कें टूटी मिलेंगी, अस्पतालों में पानी भरा हुआ, अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, गाँव में बाढ़ें आई हुई हैं, कोई मतलब आदमी इतना परेशान है। क्राइम रेट हमारा ये है कि अखबार पढ़ लीजिए, 2-3 हत्या रोज़ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़के गायब हो रहे हैं। ये पूरा जो सिस्टम, पूरे मतलब ये ख़राब सिस्टम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तो उसका कारण है कि आदमी परिवर्तन चाहेगा। पिछले बार इन्होंने वो गल्ला फेंक के वोट ले लिया था, इस बार आदमी का मन पूरी तरह से बदल गया है। उन्हें मालूम है कि ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, जबकि यथार्थ ये है कि मुसलमान हमारे देश की हकीकत है। मुसलमान हमारे देश से कहीं जाने वाला नहीं है।
वो हमारे हिंदुस्तान का हृदय है। मुसलमान बहुत काम करते हैं, मुसलमान कामकाजी लोग होते हैं। देश की तरक्की मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी आप शहर सुनेंगे जहाँ पर बड़े काम होते, ताले अलीगढ़ के कौन बनता? मुस्लिम। आप देखिए आगरे का जूता काम मुस्लिम, चूड़ियाँ फिरोजाबाद की कौन? मुस्लिम। इटावा का बुनकर मुस्लिम, भदोही की कालीन कौन? मुस्लिम। टाड़ा में जो ये मऊ रानीपुर में जो कपड़ा बनता था मुसलमान। तो पूरी तरह से मुसलमान कामकाजी है और उसका हाथ जो है वो देश के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रखता है। उसका हाथ, उसकी कार्यशैली, तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन उनका क्या है कि 80% हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए मुसलमान का विरोध करना उनका दायित्व हो गया, कर्तव्य हो गया है। जबकि हिंदू मुस्लिम देश में बहुत दिनों से एक साथ रहते आ रहे हैं। लेकिन बोले वाले हिंदुओं को धर्म के नाम पर मिसगाइड करना, भ्रमित करके वोट लेने की एक उनकी संस्कृति है, वो चला रहे हैं। रोजगार के नाम पर, किसान की तरक्की के नाम पर, गरीबों की तरक्की के नाम पर वो कभी भी वोट नहीं ले सकते हैं। अच्छा बताइए, वंदे भारत चलाई, वंदे भारत की तो हालत है कि हमारे भरना में हो सकता है कोई अमीर आदमी ना हो, एक शौक तो एक आध बार कर सकता है वंदे भारत बैठने का, आम तौर पे नहीं चल सकता है। तो वंदे भारत तो लगातार चलाई जा रही है। जो हमारी ट्रेन पैसेंजर थी, हमारे जो स्टेशन है सामो थे, पाता थे, हमारे छल्दा थे, वो ट्रेनें बंद कर दी गई। हमारे यहाँ से जो 2-4 गाड़ी रुकती थी, जो एक्सप्रेस थी, संगम ऊँचा, सब बंद कर दी गई। नीचे लेवल पर गरीब को लगातार परेशानी हो रही है, ऊपर वालों को आराम मिल रहा है, अमीरों को बहुत लाभ मिल रहा है। इनकी सरकार की ये नीयत है। नोट बंद कर दिया 2000 का, पता नहीं क्यों कर दिया भाई, अब तक क्या कारण निकला? नोटबंदी पहले करी थी, क्या कारण निकला? केवल जनता को भ्रमित करके रखना इनका काम है। आप देखिए हमारे देश में तो बदहाली है, पूरा अखबार पढ़िए, बदहाली है। अमेरिका जाकर वो अपने मैनेज करके मोदी बुलवाते हैं, विदेश जाके, अच्छा विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा खरीदार देश है। 145 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। यहाँ पर देश बहुत बड़ा खरीदार है। हर देश बुलाना चाहता है हमको। क्यों? हम हथियार खरीदते हैं, हम सामान खरीदते हैं, और ख़रीदार दुकानदार के लिए सबसे प्रिय होता है। तो अमेरिका के लिए प्रिय नहीं है, हम उनके लिए एक ऐसे ग्राहक हैं जो उनसे हथियार लेते हैं, तमाम सामान लेते हैं। इसलिए अमेरिका बुलाकर इज्जत कर देता है। ये कोई देश की इज्जत नहीं है। हमारे देश को 145 करोड़ आदमी की ज़रूरत है, उस पर वो निगाह रखते हैं, उस पर वो दाना डालते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेशों में बुलाया जाता है, वो किसी ना किसी लालच की वजह से बुलाया जाता है? नहीं, बिल्कुल लालच है। अच्छा, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर हमारा माल खरीदें। वो हमेशा ऐसे क्यों होता है कि वो वहाँ के जहाज़ खरीद रहे, वहाँ की चीज़ें खरीद रहे, वहाँ का माल खरीद रहे? ऐसे क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश की बहुत सी चीज़ें हैं जो दो धंधे यहाँ से भी वहाँ जाएँ तो लाभ मिलेगा। हमारा जो पैसा है, डॉलर्स हैं जो हैं, वो विदेश चले जाते हैं, हम खरीदारी डॉलर में करते हैं। तो हमारे देश की गरीबी का कारण ये भी है कि भारी मात्रा में जो हमारा विदेशी मुद्रा है, हम इन चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो और वही देश हमें बुलाते हैं जो बड़े देश हैं। भाई सऊदी अरबिया बड़ा देश है, उसने बुलाया, फ्रांस ने बुलाया, अमेरिका में 5 दिन रहे वो। तो वो देश हमें बुलाते हैं जो बड़े मतलब बड़े दुकानदार हैं, जो हमको माल बेचेंगे। और जब माल बिकता है तो अडानी जैसे लोग पैदा होते हैं। अडानी अंबानी भी इन्हीं के निकले हुए ये सब मतलब वो पात्र हैं जो बड़े बड़े डीलों में इनका हाथ होता है। तो ये सब बहुत अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं जो देश के उद्योगपति हैं। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के नेताओं की बात करें तो ओपी राजभर जी के लगातार कह रहे थे, उनका भी पता नहीं चल रहा था वो किधर जाएंगे, या विपक्ष में जाएंगे या वर्तमान में। लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि उन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने अभी ताज़ा 2 शेर एक पोस्ट की है फेसबुक पे कि है सियासत की ताज़ा खबर, हो गया वो इधर से उधर, अपनी फितरत से मजबूर है, बिन हुकूमत के था बेअसर। कुछ लोग केवल हुकूमत तलाशते हैं, उन्हें हुकूमत के पास रहना अच्छा लगता है। पहले वो भाजपा में थे, उनके भाषण सुनिए पिछले वाले कि चाहे सिर झुकाएं मेरे सामने 50,000 करोड़ डाल दें झोली में, तब भी नहीं जाएंगे हम। भाजपा एक खराब पार्टी, दुष्ट पार्टी है। ये आजकल खूब आ रहे हैं फेसबुक पे। और उनका चरित्र है, वो इसलिए सपा में आए थे कि सरकार बनने जा रही थी हमारी, अब भाजपा ने षड्यंत्र करके नहीं बनने दी। तो उनका ये था आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ बन जाएंगे। जब यहाँ से अब नज़र नहीं आ रहा उनको, अब उन्हें लग रहा है कि शायद भाजपा में लाभ मिलेगा। अखिलेश जी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते। उनका साफ कहना है, खुले दिल से, बड़े दिल से मेरे साथ आइए, छोटे दिल से आपको स्वीकार नहीं कर सकते। तो अखिलेश जी का जो नारा जब उन्होंने सुना तो उन्होंने हाल जाके पकड़ लिया, उनकी वहाँ पकड़ ली हमें साजी की, और उनको भी छोड़ देंगे ये। अगर सरकार नहीं बनती है तो निश्चित मानिए वो परिवर्तन करके इसमें शामिल, इंडिया में शामिल हो जाएंगे। ऐसे का कोई चरित्र नहीं होता। दारा सिंह चौहान है, दारा सिंह चौहान को हमारे दल ने 2000 में बुलाकर मेंबर राज्यसभा बनाया। 6 साल गुजर गए। 6 साल बाद जब नहीं बने तो बसपा में चले गए।
वहाँ से एमपी हुए, एमपी रहते उन्होंने 1913 में 14 जैसे हटे वहाँ से 15 में वो चले गए भाजपा में, वहाँ मेयर के मंत्री बन गए। फिर लगा सरकार सपा की बन रही है तो उसके बाद वो सपा में आ गए चुनाव से 1 साल पहले, और जब नहीं बनी तो अब उसमें चले गए। तो ये लोग दरअसल इन्हें क्या कहें, इनके लिए तो कोई गंदा शब्द भी मतलब अपना मुँह गंदा करना होगा। ये घटिया राजनीतिक खलनायक हैं ये लोग, इनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई चरित्र नहीं है। ये केवल सत्ता के लोलुप, सत्ता के लालची लोग हैं और जनता इनको आज नहीं तो कल माफ़ नहीं करेगी, तय है। एक आखिरी सवाल, बसपा प्रमुख मायावती की जहां बात करें, वो एनडीए में भी शामिल नहीं हुए, जहां विपक्ष एकजुट हुआ है वो वहां भी नहीं गई हैं, वो अकेला लड़ना चाहती हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा? क्योंकि जहां हम पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं और मायावती भी अकेला लड़ना चाहती हैं। तो विपक्ष में क्या लगता है कि जो गरीब तबके का आदमी है, पिछड़े वर्ग का आदमी है, वो वोट कहाँ जाएगा? देखिए, जहाँ मायावती का सवाल है, उन्हें इस देश ने प्रदेश में मौका दिया 4 बार मुख्यमंत्री बनने का। अगर उनमें लालच नहीं होता, तो राजनीतिक दलाली की प्रवृत्ति नहीं होती, तो आज देश की नेता बन जाती। तो अखिलेश यादव ने मौका दिया था कि उस वक्त सरकार हमारी बनती तो बड़े पद पर होती हो, लेकिन जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं ना, वो इस वक्त राजनीतिक दलाली करते हैं। उन पर तमाम ईडी वगैरह के केसेस हैं, उन्होंने बहुत लंबी रकम मार के बैठी हुई हैं। तो कभी भाजपा के खिलाफ बहुत नहीं बोल सकती, वो उतनी बोलती जो फॉर्मेलिटी होती है। इसलिए और वो राजनीतिक दलाल हैं, उनका कोई पता नहीं कल वो क्या करेंगे। और जहाँ सवाल उनकी ताकत का है, विधानसभा के अंदर 1 सीट आने का मतलब है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब जो दलित वर्ग है वो कहीं और देख रहा है। अब दलित वर्ग के लिए जो काम करेगा, जो बेहतर वादे करेगा, बेहतर बात करेगा, उनके लिए उनका सम्मान रखने की बात करेगा, अब दलित वहाँ जाएगा। अगर दलित इनके साथ होता तो 1 सीट नहीं आती। 1 सीट आने का मतलब है कि राजनीति में आप शून्यता पे आ गई हैं। 1 सीट तो मिल ही जाती है लोगों को, वैसे मिल जाती है जिनके दल नहीं होते उन्हें, अपना दल को मिल जाती है 3 सीटें। तो 1 सीट का मतलब है राजनीति में वो ज़ीरो हो चुकी हैं। उनकी बयानबाजी, उनकी दलाली, उनका अविश्वसनीयता कोई दल पसंद नहीं करता, इसलिए किसी ने उनको घास नहीं डाली है। तो वो कह रही मैं अकेले दम पर लड़ूंगी। जिसने केवल 1 MLA की सीट पाई हो वो MP चुनाव लड़ेगी अकेले दम पर, तो क्या हासिल होगा आप देख लें। इसलिए उनको वो तो ज़ीरो हो चुकी है। अब दलित वोट को कौन भरमा लेता है, कौन अपने पक्ष में कर लेता है, अब राजनीति हमारी देश की इस पर टिकी है। अब मायावती का तो शून्यता है, कांग्रेस है, जिस कांग्रेस के साथ मुस्लिम रहा है, साथ में उनके शुरू में दलित बहुत रहा है, यूपी छोड़ के। अगर यूपी का दलित इस बार जैसे सोना है कि कांग्रेस सपा का गठबंधन हो सकता है, अखिलेश जी ने कहा है कि सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो निश्चित मानिए कि दलित, मुस्लिम और जो हमारा बेस वोट है वो मिल के इस बार प्रदेश में परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन निश्चित होना है इस बार प्रदेश में। और यहीं से जो आप रास्ता निकलता प्रधानमंत्री पद का, तो 45-50 सीटों का लक्ष्य रखा है। अगर 35-40 सीटें आ जाती हैं तो ये मान लेना कि भाजपा खत्म होगी देश से और एक पूरा नया जो इंडिया बना है वो इंडिया पर शासन करेगा।